नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे आलेख के विषय में जिसका प्रस्ताव डॉक्टर संदीप रंगीरकर ने दिया, जो स्त्री लेखन को लेकर कुछ सामने लाना चाहते थे। विषय था समसामयिक हिंदी साहित्य में नारी चिंतन। सन 2013 में यह आलेख स्त्री सृजनात्मकता का स्त्री पाठ नामक पुस्तक में संकलित हुआ और 2016 में आलोचना संग्रह, जो कि स्त्री विमर्श पर केंद्रित आलोचनाओं का संग्रह है, नाम है फूल सी कोमल वज्र सी कठोर। इसका प्रकाशन मुकुल प्रकाशन के द्वारा हुआ। समसामयिक हिंदी साहित्य में नारी चिंतन 2013 में मेरे दृष्टि में क्या था, कैसा था, आज उसको आपसे साझा करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य अपने आविर्भाव काल से नारी को विषय बनाकर उस पर लेखनी चलाता रहा है। नारी की दशा और दिशा पुरुष समाज तय करता रहा, निर्णय सुनाता रहा। कालांतर में स्त्रियों के प्रति चिंतन आरंभ हुआ। हिंदी में स्त्रीवाद के मूल में उनकी पर निर्भरता, अशिक्षा और सामंती मूल्यों की जकड़न हमारे स्थानीय कारण है। भारतेंदु युग से ही नारी चेतना बोध नजर आने लगा था। हमारे समाज में स्त्री जीवन स्वयं में अंतहीन त्रासदी बनकर रह गया। पुरुषों के उत्थान, उनके आपसी संघर्षों एवं युद्धों में भी स्त्री अस्मिता ही दलित, दमित और शोषित हुई। सामंती और पूंजीवादी संस्कृतियों में नारी कमोडिटी के रूप में देखी, मानी और उपभोग की जाती रही। किंतु बदलते समय ने सोच को बदला। स्त्री लेखन ने राष्ट्रीय आंदोलन के बाद चिंतन के नए द्वार खोले और समाज को उससे परिचित कराया। स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का प्रश्न, निर्णय की स्वतंत्रता और अकुलाहट, परिवार से लेकर अन्य सामाजिक संरचनाओं, अंतर्व्याप्त उत्कर्ष का स्त्री मानस पर प्रभाव, ये चीजें रचनाओं में इस दौरान सबसे अधिक उभर कर आई हैं और सामाजिक, नैतिक, विधिक, सौंदर्य शास्त्रीय विभ्रमों, मिथकों और जड़ीभूत मान्यताओं, संस्कारों के विरुद्ध साहसिक विद्रोह के स्वर भी। अधिकांश नारी विषयक लेखन का दायरा शिक्षित, प्रबुद्ध स्त्रियों या आम मध्यवर्गीय या शिक्षित मध्यवर्गीय स्त्रियों के चतुर्दिक घूमता है। उसके आसपास की कामकाजी स्त्रियां भी अपने सरोकारों, समस्याओं के साथ उपस्थिति दर्ज कराती हैं। स्त्रियों के हितार्थ आवाज सन 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में प्रकाशित पत्रिका बाल बोधनी में उठ चुकी थी। सन 1909 में हिंदी प्रदेश से स्त्री आंदोलन की पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका स्त्री दर्पण, जिनकी संपादक रामेश्वरी जी थी, से शुरू हुई। तत्कालीन लेखिकाओं जैसे कि हुक्मा देवी, सत्यवती, सौभाग्यवती, उमा नेहरू ने अपनी रचनाओं को पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह के साथ ही स्त्री के सामाजिक अधिकारों के प्रति सजग करने हेतु माध्यम बनाया। छायावाद की चतुष्टयी कड़ियों में से एक प्रमुख कड़ी मानी जाने वाली महादेवी वर्मा अपने कवि कर्म में जितनी अंतर्मुखी रहीं, गद्य कर्म में उतनी ही बहिर्मुखी, निर्भीक और विद्रोही। उपेक्षितों और नारी विषयक निबंधों, रेखाचित्रों, संस्मरणों में महादेवी ने जिस क्रांतिकारी सामाजिकता के विस्तार का परिचय दिया, उसका समाजशास्त्र हमारी आंख खोलने वाला है।
उन्होंने विधवाओं, वेश्याओं तथा अवैध संतानों की समस्याओं तथा सामान्य नारी उपेक्षिताओं पर बहुत गहराई से चिंतन प्रस्तुत किया। चिंतन में उनका दृष्टिकोण रचनात्मक रहा है, किंतु विद्रोह करने वाली आधुनिकताओं का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया। उनमें तर्क केंद्रित आधुनिकता का समर्थन है, मिथ्या विद्रोह करने वाली आधुनिकताओं का नहीं। महादेवी का गद्यकार रूप अपनी बृहत्तर सामाजिकता में पाठक को विस्मित करने वाला है। अतीत के चलचित्र नामक उनका रेखाचित्र उनकी करुणा के विस्तार का अमिट पहलू है। वे इस विषय में कहती हैं कि समय समय पर जिन व्यक्तियों के संपर्क ने मेरे चिंतन की दशा और संवेदना को गति दी है, इन संस्मरणों का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। इनकी कहानी पुराने होने पर भी करुणा पूरित है। गृह स्वामी एवं वृद्ध सेवक रामा की कथा में जीवन चक्र के अनेक पाठ मौजूद हैं। उपेक्षित पात्रों पर आत्मरंग में रामा, साबिया, घीसा, अलोपी, बदलू आदि को कथानायक बनाया है। यहाँ दलित, पीड़ित तथा उपेक्षित जनों पर करुणा का विस्तार जीवन का सच्चा मर्म उद्घाटित करता है। करुणा की इसी बृहत्तर सामाजिकता के विस्तार से श्रृंखला की कड़ियां जो 1942 में लिखी गई नारी विषयक सामाजिक निबंधों की गद्य पुस्तक। इस पुस्तक का समर्पण इसकी पूरी अंतर्वस्तु को व्यंजित कर देता है। देखें, जन्म से अभिशप्त, जीवन से संतप्त किंतु अक्षय वात्सल्य वरदानमयी भारतीय नारी। वास्तव में उक्त कृति में भारतीय नारी के अभिशापों की करुण चित्कार है। नारी मुक्ति के उपायों की ओर गहन चिंतन और विद्रोही स्वर। अन्याय के प्रति असहिष्णु महादेवी का स्वर यहाँ आहत और उग्र है। नारी यातना के इतिहास को सामने लाने वाले इन वैचारिक लेखों का आज नारी विमर्श के संदर्भ में विशेष महत्व है। भारतीय स्त्रियों की समस्याएं एक सी हैं, ऐसी बात नहीं। उनके क्षेत्र और स्तर का उनकी समस्याओं पर प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं और शहरी स्त्रियों की समस्याएं अलग हैं। गृहिणियों एवं कामकाजी मध्य वर्गीय महिलाओं की समस्याएं भी अलग अलग हैं। छोटे शहरों की अधिकांश स्त्रियों को लगता ही नहीं कि परंपरागत संस्कार के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। युद्धरत आम आदमी की संपादक रमणिका गुप्ता कहती हैं, ये स्त्रियां कमर में चाबी का गुच्छा लटकाए सामंतवादी बंधनों का जश्न मनाती हैं। दरअसल इन स्त्रियों को समझ में ही नहीं आता कि शोषण किस रूप में हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी और महानगरीय स्त्रियों की दशा के सुधार का मापदंड एक नहीं हो सकता। बदलते समय ने नैतिकता की परिभाषा बदली है, परंपरा को विकास पद दिया है। किंतु परंपरा के विकास को अवरुद्ध कर उसे रूढ़ी बनाकर आजीवन ढोना और ढोने के लिए विवश करना शोषण है और उससे मुक्ति तो मिलनी ही चाहिए। साठोत्तरी महिला कथा लेखन वस्तु और शिल्प रचना की दृष्टि से आधुनिकता का पोषक बनकर सामने आया। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, सोमावती, सोमावीरा, मेहरुन्निशा, परवेज, इंदु बाली, मालती जोशी, प्रतिभा वर्मा, चित्रा मुदगल आदि लेखिकाओं ने परंपराओं से हटकर एक नई जीवन दृष्टि का परिचय दिया। 8वें दशक में सुधा अरोड़ा, कृष्णा अग्निहोत्री, दीप्ति खंडेवाल, नमिता सिंह, मंजुल भगत, सूर्यबाला,
देवकी अग्रवाल, निर्मला ठाकुर ने नए यथार्थवादी तेवर के साथ कला लेखन के क्षेत्र में पहल की। आज वैश्विक धरातल पर महिला कथा लेखन का सार्थक स्वरूप बड़ी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। अपने अपने जीवन के अनुभवों को पूरी प्रामाणिकता के साथ उभारने वाली मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, चंद्रकांता, आशा रानी बोहरा, कमल कुमार, अरुणा कितेरा, मृदुला सिन्हा, अर्चना वर्मा, अनामिका, उषा किरण खान, शांता सिन्हा, नीरजा माधव, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अल्पना मिश्र, कृष्ण तबस्सुम निहार, गीताश्री, आकांक्षा पारे, आह, आदि कई कई लेखिकाएं हैं। किनका नाम लूं, किनका नाम छोड़ूं। ये सभी लेखिकाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ सृजन धर्म का निर्वाह करती हुई आगे बढ़ रही हैं। जाने कितनी ही कुत्सित और अप्रासंगिक रूप को तोड़ने का साहस इन लेखिकाओं ने किया है। स्त्री ने चौखट लांघी, कभी तो विवशता में और कभी व्यक्तित्व के विकास तथा अस्तित्व की खोज में। किंतु परंपरावादी समाज ना तो नारी का स्वावलंबन पसंद करता है, ना ही सहन। स्त्री जब भी परंपराओं पर चोट करती है तो वह भावी पीढ़ी की स्त्री को अधिक चेतना संपन्न, वह अधिकार सजग बनाने का ध्येय समेटे होती है। साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण भी स्त्री केवल उन्हीं परंपराओं और मूल्यों का निषेध करती है जो उसके हितों की उपेक्षा करते हैं। नारी व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति के निकष रूप में मूल्यों एवं परंपराओं के महत्व को नकारना नहीं चाहती। वह तो केवल अपने हित के अनुसार मूल्यों तथा परंपराओं में बदलाव लाना चाहती है और इसके लिए ही प्रयासरत है। स्वतंत्रता के बदलते परिवेश और उसे मिलने वाले विभिन्न अधिकारों से उसके स्वातंत्र्य को बल मिला। पुरुष की तुलना में व्याप्तहीन भाव समाप्त होने लगा। वह स्वयं के लिए सजग होने लगी। ऐसे में उसके चरित्र को लेकर शंका या उसके आचार व्यवहार पर टिप्पणी अब वह सहती नहीं, अलग हो जाती है। ममता कालिया मानती हैं कि नारी को अपने जीवन से जड़ता मिटा देना ही अपेक्षित है। वे कहती हैं, आज महज इतना कि जीवन से जड़ता को निकाल फेंकना उतना ही जरूरी है जितना रसोई से तिलचट्टे को निकाल फेंकना। मृदुला गर्ग का कहना है कि स्थिति यह है कि स्त्री के पास अधिकार हैं भी तो निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं है। काफी हद तक यह आर्थिक निर्भरता के न होने के कारण है और कुछ हद तक इस कारण की आर्थिक सक्षमता के बावजूद स्त्री खुद अपने को व समाज उसे निर्णायक शक्ति नहीं मानता। रमणिका गुप्ता लिखती हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज भी ऐसी सामाजिक रूढ़ियां हैं जिनके अनुसार बड़ी बेटी को वेश्या बनाया जाता है। ऐसा करते हुए उन्हें कोई अपराध बोध नहीं है, बल्कि ऐसा फर्ज मानकर निभाया जाता है। ऐसे रिवाज के मूल में उस परिवार व समाज की आर्थिक जरूरत है। इसी प्रकार सीतलपुर, सिलीकिडी, मुलूर और सालनी गांव दामोदर नदी के उत्तरी किनारे पर बसे हैं। यहाँ की आदिम जनजाति की स्त्रियां नाच कर गुजर बसर करती हैं, विवाह नहीं करती। उनके नाच की व्यवस्था करने वाला रसिक कहलाता है। वे उन्हीं के साथ जीवन गुजारती और संतान उत्पन्न करती हैं। किंतु मरने के बाद ना तो उन्हें दफनाया जाता है, ना जलाया जाता है। गोरू गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए लाश को जंगल ले जाया जाता है। यहाँ चील कौवे उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। यह है स्त्री समर्पण के बदले पुरुष सत्ता की व्यवस्था।
स्त्री विमर्श के व्यापक घेरे में हर एक पहलू पर अपनी पैनी दृष्टि रखती हुई कमल कुमार की आ, अपनी पुस्तक कमल कुमार की लोकप्रिय कहानियां की भूमिका में लिखती हैं। आज हम रचनाकारों के सामने भी बाजारीकरण, उपभोक्तावाद, विज्ञापनवाद के वर्चस्व से जीवन में समीकरण बदल रहे हैं। इसलिए आपसी रिश्तों में विघटन की कहानियां भी लिखी जा रही हैं, तो भी हम अंधेरे में अपनी राह बनाने में समर्थ होते हैं। आज की त्रासद विसंगतियों, विडंबनाओं, असंगतियों से बाधित भी होते हैं, पर उनका अतिक्रमण भी करते हैं। इस समय स्त्री अपने खिलाफ हो रहे अन्याय, असमानता और दी गई रूढ़ियों का विरोध कर रही है, जो कहानियों में दर्ज हो रहा है। पहले की पीढ़ी से अलग आज लिखी जा रही कहानियों में ढुलमुल रवैया नहीं है। हम स्त्रियां सामाजिक और व्यक्तिगत रूढ़ियों से टकराती हैं और रिश्तों को नया विमर्श देकर नैतिकता की कहानियां लिख रही हैं। स्त्री अपनी कामनाओं, इच्छाओं, लालसाओं की वर्जना और उन्हें अपराध माने जाने के खिलाफ संघर्ष में प्रतिबद्ध है। स्त्री विमर्श, चुनौतियां और संभावनाएं नामक लेख में अनामिका लिखती हैं कि कथा साहित्य में इस स्तर का योगदान है समृद्ध इमोशनल कोशंट वाले नए स्त्रियों का नए स्त्री चरित्रों का विकास, जिनमें बेचारी दुख की मारी वाला भाव कम से कम है और जो अपने आंचल में दुनिया समा लेने का जज्बा रखती हैं। ठीक उसी तरह जैसे दर्शनवाद के कुछ मंत्रों में ये ऋषिकाएं 10 से 125 के बीच जो यह आदि शक्ति हमारी स्त्री ब्रह्मवेत्ताओं से शब्द उधार ले कहती हैं। बोलचाल की भाषा में प्रायः हर स्त्री अपने भीतर ऐसे ही संकल्प दोहराती चलती है, पर कोई इसका मर्म समझता कहाँ है। जो वाक्य ऋषिका कहती है, स्त्री विमर्श का तत्व वही है। रेडिकल, लिबरल, मार्क्सवादी, उत्तर औपनिवेशिक, श्वेत श्याम, लेस्बियन और संग्रथित स्त्री विमर्श अलग अलग तेवरों में बात करते हुए दुनिया से यही कह रहे हैं। मूलतः स्त्री दृष्टि अहिंसक है और प्रतिशोध पीड़ित यह कहीं से नहीं है। दुनिया के सारे अनादृत समूहों, गरीबों, दलितों, विकलांगों, बूढ़ों, विस्थापितों को जिस सहज भाव से स्त्री विमर्श अपने आंचल में समेट रहा है, ऐसा लगने लगा है कि स्त्री मुक्ति में सबकी मुक्ति है। उषा प्रियमवदा कृत उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका तथा शेष यात्रा, मन्नू भंडारी रचित आपका बंटी तथा कृष्णा सोबती रचित मित्रों मरजानी में स्त्री मुक्ति की आवेशपूर्ण और आवेगपूर्ण छटपटाहट है। नारी के एकागी होने की त्रासदी के साथ ही बाल मन और जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का मन्नू जी ने ब्यौरा दिया है। बाद की पीढ़ी की लेखिकाओं में एक खोजती तलाशती नारी प्रश्न के विविध पहलुओं की अधिक सजग और सूक्ष्मदर्शिता के साथ पड़ताल करती हुई दृष्टि उभरती बनती दिखाई देती है। मृणाल पांडे से लेकर कुसुम अंसल तक अनेक रचनाकारों के संदर्भ में मध्यवर्गीय स्त्री की व्यथा और विद्रोह के साथ ही आज की जीवन स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं और उन तमाम प्रश्नों के प्रति गहरी संबद्धता दिखाई देती है, जिनका किसी न किसी रूप में समकालीन जीवन से सरोकार है। 8वें दशक से लेकर अब तक कई लेखिकाओं ने पुरुष सत्तात्मक समाज के ढांचे
और मूल्यों तथा उनके दबाव के नीचे जीती जूझती स्त्री की गाथा प्रस्तुत करने के साथ ही उस राजनीतिक सामाजिक तंत्र की ओर गहरी सामाजिक चिंता और चिंतनशीलता के साथ इंगित करने का काम किया, जो नारी विरोधी शक्ति की निरंतरता की मूल कारक शक्ति है। विवाह, प्रेम, मातृत्व, पारिवारिकता आदि के इर्द गिर्द उदारवादी और सुधारवादी पुरुषों ने जो बिंब, रूपक, मिथक और मुखौटे स्त्रियों के लिए रचे, उन पर प्रश्न दागने, उन्हें हवा में लटकाने और उन्हें ध्वस्त करने का जो सिलसिला 70 के दशक में ममता कालिया, सुधा अरोरा, निरुपमा सेवती की कहानियों में कहीं लचर तो कहीं मजबूती के साथ शुरू हुआ, वह क्रम मैत्रेयी पुष्पा की पगला गई है भागो और गोमा हंसती है, चित्रा मुदगल की प्रेत योनि, राजी सेठ की दूसरे काल में, मृणाल पांडे की उमेश जी, गीताश्री की इंद्रधनुष के पार और मनीषा कुलश्रेष्ठ की कालिंदी जैसी कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आधी सदी के दौरान स्त्री लेखन ने पुरुष प्रधान समाज की दृष्टि, बिंब मिथक और मूल्य मान्यताओं के चौखटों को विभिन्न कोणों से निरंतर खंडित किया है। अब भारत में नारी आंदोलन और नारी लेखन नई ओजस्विता तथा संवेग सत्ता, संस्कृति और समाज के इस नए ढांचे की समझ और इसके विरुद्ध सक्रियता से ही अर्जित कर सकता है। समाज की विद्रूपता को समूल नष्ट करने की चाह रखने वाली स्त्री बदनाम कर दी जाती है। परंपरा के प्रति भारतीय स्त्री का सही दृष्टिकोण उसमें आत्ममंथन से उत्पन्न होना चाहिए। आत्ममंथन की प्रक्रिया से उद्भूत ज्ञान नया दृष्टिकोण देता है। अतएव चिंतन की मौलिकता को आधार देना नारीवाद की अपनी व्यवस्था है। स्त्री जब समाज, सभ्यता और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पुरुष से आगे निकल जाती है, तो उसे होड़ की संज्ञा दे दी जाती है। यह तो संघर्षरत और प्रयासरत स्त्री ही जानती है कि वह कौन सी ऊर्जा लेकर आगे बढ़ रही है। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां में लिखती हैं, समाज ने स्त्री के संबंध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरन अर्थ के संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की व्यवस्था के बंधन में बंधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलंबी कर दिया है कि उसकी सहायता के बिना संसार पथ में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री चिंतन में स्त्री को प्रायः दलित के समकक्ष रखकर उसकी व्याख्या की जाती है। तुलसीदास कहते हैं, धूल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। किंतु दलित स्त्री के संबंध में मैत्रेयी पुष्पा का आकलन दलित आंदोलन के अंतर विरोधों पर एक तीखी टिप्पणी सा है। वे लिखती हैं, वे दलित स्त्रियों को लूटे जाने, बलात्कृत होने पर तो ज्वालामुखी से फटते हैं, किंतु उनके अशिक्षित और चेतना विहीन रखे जाने पर गुरेज तक नहीं करते। वे रास्तों में पहरेदारी का इंतजाम कर सकते हैं, अपने टोले से ज्यादा लड़कियों को स्कूल भेजने की मुहिम नहीं चलाते। हिंदू धर्म से घृणा करते हैं, जायज है। मनुस्मृति को जला डालना चाहते हैं, गुस्सा वाजिब है। लेकिन अपने स्त्रियों के लिए पति धर्म लागू करते हैं और तब उनका सारा आंदोलन हास्यास्पद हो जाता है। हद तो तब होती है जब वे अपनी स्त्रियों की इच्छा तक नहीं जानना चाहते।
नए जमाने के दलित हैं ये, उसी परिपाटी के अनुयायी जिसकी धज्जियां उड़ाई थी। वह सुरक्षा कवच देना चाहते हैं जो दासों को श्याम स्वामियों से मिला था कि उसको कोई दूसरा ना ले जाए। नासिरा शर्मा अपने साहित्य में कद्दावर औरतें गढ़ती हैं। विभिन्न देशों व समाजों की स्त्रियों की समस्याओं तथा संघर्षों पर उन्होंने व्यापक दृष्टि डाली है। वे मानती हैं कि नारी जागृति नारी की मानसिकता में ही निहित है। आज की सचेत और जागरूक औरत परिवार से जुड़कर समाज के लिए कुछ रचनात्मक करना चाहती है। अनामिका भी मानती हैं कि विमेन्स लिव पुरुष के नहीं पितृसत्ता के विरुद्ध है। वे भी उन लेखिकाओं में हैं जो घर परिवार के बीच पितृसत्ता का विरोध करती हैं। स्त्री के चुप रहने की नीति को मैकाले की दिशा नीति से जोड़कर देखती हैं। ऐसा कुछ करने की नीति जो तेज को कुंठित करने में सफल होती है। स्त्री आंदोलन को परिभाषित करती हुई वे लिखती हैं, जो जहां भी परितप्त है स्त्री आंदोलन से जुड़ जाता है। प्रभा खेतान के उपन्यासों आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता और पीली आंधी में उपन्यासों के परंपरागत सामाजिक नैतिक विधि विधानों से लहूलुहान नारियों का आत्मसंघर्ष एवं साहस के साथ उनकी बेड़ियों को तोड़कर उनका स्वावलंबी साहसी चरित्र यथार्थ और बदलते समय के तेवरों के अनुरूप पूरे प्रभाव सघनता के साथ उजागर हुआ है। इस युग की हिंदी रचनाओं विशेषकर उपन्यासों एवं कहानियों में अस्वीकार है, निषेध है, जो विद्रोह की मूल्यग्राही दृष्टि से संपन्न है। नारी के समस्त मूल्य बदल गए हैं, उसकी चेतना जागृत हो चुकी है। मन्नू भंडारी की ईसा के घर इंसान एक कमजोर लड़की की कहानी, जीती बाजी की हार, गीत का चुंबन, उषा प्रियंवदा की जाले पूर्ति, शशि प्रभा शास्त्री की बिखरते बादल सिमटते किनारे, अंतरंग, बीच की कड़ियां आदि कहानियां नारी की इस संघर्ष परक द्वंद्वात्मक स्थिति का यथार्थ चित्रण है। मृदुला गर्ग की कहानी एक और विवाह में विवाह संस्था के जड़े सड़े गले चरमराते ढांचे को आधुनिक युग की युवतियां दैव भाव से स्वीकार नहीं करती। इसी प्रकार तुक कहानी में मीरा पति के उपभोगवादी दृष्टिकोण के चलते उसके प्रति अपने को बेमानी समझती है। मृदुला गर्ग मानती हैं कि स्त्री कहीं की हो, किसी वर्ग की हो, पुरुष के लिए वह केवल देह है। उसके भ्रम का शोषण और उसका यौन शोषण ही जैसे उसकी नियति है। कठगुलाब पांच औरतों की प्रतीक कथा है। अनित्य उपन्यास में राजनीतिक सामाजिक जीवन की असंगतियों विडंबनाओं पर मृदुला जी ने ध्यान आकृष्ट किया है। ममता कालिया ने बेघर में यौन सुचिता की बात उठाई है। अपने दूसरे उपन्यास एक पत्नी के नोट्स में उन्होंने दाम्पत्य संबंधों का पुनर्परीक्षण करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या पति पत्नी का संबंध मात्र सेक्स पर ही आधारित है? देह का आकर्षण समाप्त होते ही क्या विवाह से प्रेम गायब हो जाएगा? पुरुष की सौंदर्य लिप्सा को संतुष्ट करने के लिए स्त्री शरीर की सजावट करने और पति को रिझाने दुलारने में ही संपूर्ण शक्ति और मेधा का हवन करती रहेगी। क्या आपसी समझ और आत्मीयता
दाम्पत्य का आधार नहीं हो सकते। पारंपरिक मूल्य मान्यताओं के विघटन, नवीन मूल्य स्थितियों एवं पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में निष्ठा एवं सौहार्द के अभाव के कारण पर पुरुष और पर स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा है। इस दमित यौन आकांक्षा एवं अंतर्द्वंद्व का चित्रण करते हुए अमृता प्रीतम लिखती हैं, यह एक प्रलय समान घड़ी होती है जिसमें एक औरत मन के संस्कारों पर पांव रखकर अलभ्य की खोज करती है। बदलते परिवेश में कामकाजी पत्नी को शक की निगाह से देखना पति की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। पत्नी पति की अविश्वासी दृष्टि, तीक्ष्ण व्यंग्य वाणों और अनावश्यक प्रश्नों की बौछार से थकने लगती है और लंबे समय तक तनाव झेलती हुई अंततः अलग हो जाना पसंद करती है। इस विषय पर दीप्ति खंडेलवाल ने अत्यंत सशक्त ढंग से लिखा है। डॉक्टर पुष्पपाल सिंह का दीप्ति के विषय में कहना है कि उनकी कहानियों से गुजरते हुए सहज लगता है कि नारी के अनछुए जख्मों के दर्द का एहसास हो रहा है। इनकी अनेक कहानियों में दाम्पत्य सुख से वंचित नारी जब अपने जीवन को छोटे लोगों के दाम्पत्य से तुलना करके देखती है तो वह भीतर ही भीतर कटकर रह जाती है। इस युग की समस्त विघटनकारी परिस्थितियों ने व्यक्ति से उसके व्यक्तित्व को छीन लिया है। स्त्री की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण उसके अपने और सामाजिक भूमिका के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। चित्रा मुदगल की कहानी बावजूद इसके कि प्रीति की तरह अधिकांश नारियां स्वीकार करती हैं कि यह लड़ाई खुद की है और उसका कोई नहीं है। समकालीन कहानियों की चेतना परम विद्रोहात्मक है तथा सूक्ष्म एवं परोक्ष रूप से व्यवस्थावादी शक्तियों पर प्रहार करती है। राजनीति, समाज, अर्थतंत्र, न्याय प्रणाली, पुलिस, सांस्कृतिक धार्मिक संगठन, परिवार, ये सब व्यवस्था के ही विविध रूप हैं। स्त्रियां मध्ययुगीन सीमा लांघ अब स्वयं को समाज में स्थापित करना चाहती हैं। व्यवस्था द्वारा अपने शोषण को पहचानते हुए वे उसका मुखर विरोध कर रही हैं। स्त्रीवादी कहानियों की नारी अपने समकक्ष पुरुष को रखने की लालसा रखती हैं। परिस्थितियों से पलायन न कर वहीं संघर्षरत रहती हुई निज व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। नारी का विद्रोह प्रौढ़ावस्था में आकर अपेक्षाकृत अधिक मुखर हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उत्साह को नई दिशा प्राप्त होती है। राजी सेठ की कहानी, जिसके पक्ष में बेला में समाज के प्रति विद्रोह की भावना उसे एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है, जबकि उसका पति परंपरावादी होने के कारण विद्रोह से डरता है। राजी सेठ उन सामाजिक संवेदना की गहराई तक पहुंच रखने वाली सशक्त कथाकार हैं। वे उन सामाजिक रूढ़ियों का पुरजोर विरोध करती हैं जो नारी जीवन को नारकीय बना देती है। वे चाहती हैं कि नारी लिजे संस्कारों की सड़ी गली केंचुल उतार फेंके। कमल कुमार की कहानी कैटलिस्ट पारिवारिक हिंसा से त्रस्त, अकेली, उदास, अवरुद्ध और वर्जनाओं के साथ जीती स्त्री की कहानी है, जो अन्य पुरुष विश्वनाथ का साथ पाकर एक बार फिर जी उठती है, वह भी रिश्ते में बिना किसी सामाजिक समीकरण के। इसी प्रकार के नाम है थारो, राजस्थानी की पृष्ठभूमि में विधवा जीवन की त्रासदी के साथ ही
स्त्री के अंतस की जिजीविषा का जीवन चित्र उपस्थित करती है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास जाग स्त्री मुक्ति के विमर्श को कई स्तरों पर खोलता है। सुनो मालिक सुनो में उनकी टिप्पणियां सीधे इन मुद्दों पर केंद्रित है। वे इस विमर्श को घर आंगन तक ले जाती हैं। इरावती 4 में कुसुम भट्ट की कहानी कहीं कुछ जल रहा है, पौराणिक कल्पना से विनोदपूर्ण छेड़छाड़ है। मन्नू भंडारी नारी को उसके घुटन से मुक्त करना चाहती हैं। वे कहती हैं, मैं नारी को उसके घुटन से मुक्त चाहती हूँ, उसमें बोल्डनेस देखना चाहती हूँ। और देखिए, बोल्डनेस हमेशा दृष्टि में ही होना चाहिए, वर्णन में नहीं। मैंने अपनी कहानियों में इसी रूप में चित्रित किया है। हमारे समय में कथा साहित्य में जहाँ अलका सरावगी के उपन्यास शेष कादम्बरी में स्त्री यातना और उत्पीड़न का अनुभव प्रत्यक्ष है, वहाँ कई कहानियाँ स्त्री उत्पीड़न और मुक्ति को अपने ढंग से दिखाती हैं। पिछले दिनों रजनी गुप्त की कहानी गठरी स्त्री यातना का मार्मिक वृत्तांत थी। वहीं फिर आया बसंत स्त्री मुक्ति की कहानी है। चंद्रा सदायत मानती हैं कि आज सारी दुनिया में नारीवादी चिंतन, लेखन और नारी मुक्ति के आंदोलनों के माध्यम से स्त्रियां अपने बारे में सचेत हुई हैं। नारीवादी चिंतन ने मानव समाज और संस्कृति के इतिहास में स्त्रियों की बदलती हुई स्थिति और भूमिका का गंभीर विवेचन करते हुए आज के युग में नारी की वास्तविक स्थिति समझने और समझाने में काफी मदद की है। आज स्त्रियां पुरानी रूढ़ियों के और तरह तरह के अत्याचारों से मुक्ति, अपने अधिकारों की रक्षा और व्यापक रूप में नारी समुदाय की स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन सब का असर स्त्री लेखन पर पड़ा है। पुरुष आलोचक वर्ग स्वतंत्र स्त्री दृष्टि की मांग का विरोध करने में लगा है। डॉक्टर निर्मला जैन ने लिखा है, वर्गीय विभाजन से लेखन के समग्र मूल्यांकन में बाधा पड़ती है। वस्तुतः रचनाकार की न जाति होती है, न धर्म और वर्ग। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे का भी कहना है कि प्रथम दृष्टया महिला लेखन यह प्रयोग ही अजीब लगता है, क्योंकि साहित्यकार साहित्यकार होता है, उसके महिला या पुरुष होने की बात क्यों की जाए। मैत्रेयी पुष्पा के अनुसार हम ना तो देवी हैं ना राक्षसी, ना साध्वी ना उल्टा, हम जो भी हैं उसी रूप में देखा जाए, पुरुष के नजरिए से नहीं बल्कि मनुष्य के नजरिए से। 21वीं सदी में औरत स्वयं तय करेगी कि उसे अपना जीवन कैसे चलाना है, अपने शरीर को किसे सौंपना है, लड़की पैदा हो या लड़का, एक हो या दो। ये क्या ऐसी सारी वर्जनाओं और भय से मुक्त होकर वह स्वयं तय करेगी। जब इस समान धर्मा संस्कृति पर विचार होगा, तब निश्चय ही स्वस्थ साहित्य का सृजन होगा, सही मायनों में आजादी आएगी और तभी स्त्री के अपने आईने खुलेंगे। वर्तमान व्यवस्था में साहित्यकार सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि चौतरफा दबावों के कारण परेशानी और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। महिला साहित्यकार इन दबावों से ज्यादा आक्रांत है। डॉक्टर शशि प्रभा कहती हैं, जो बात मन को उद्वेलित करती है वही अभिव्यक्ति बन जाती है। अतः सृजन के लिए कोई सिद्धांत, कोई ब्रैकेट की बात बेमानी है। प्रगतिशील चेतना संपन्न महिला कथाकारों का सशक्त लेखन सचमुच पुरुष प्रधान भारतीय समाज के लिए चुनौती है। अपने मर्यादापूर्ण तीखे तेवरों से वे भारतीय समाज को, स्त्रियों को चैतन्य
और अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकती है। स्त्री लेखन में अभी उस समाज का आना शेष है जो खेत खलिहानों में रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करती है, जो सड़क के किनारे रातें बिताती हैं, जो हाट बाजारों में बेची खरीदी जाती हैं, जिसने विभाजन की पीड़ा को झेला है, जो युद्ध के साए में जिंदा रहे हों, या ऐतिहासिक तथा पौराणिक आख्यानों के वे पात्र जो दूसरी भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं, और जो पात्र लेखक की पहचान बनते हैं। हमारे इतिहास के पन्नों पर लहूलुहान होती स्त्री अस्मिता के रक्तिम छींटे यत्र तत्र मिल ही जाएंगे। त्रेता युग हो या द्वापर, किसी स्त्री को पुरुष के समान न्याय देने की व्यवस्था नहीं रही। द्रौपदी के चीरहरण के लिए यदि दुर्योधन और दुशासन, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र द्वारा रोके गए होते, यदि युधिष्ठिर से द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकार से संदर्भित प्रश्न कुंती ने किया होता, यदि अन्य चारों भाइयों, विशेषकर द्रौपदी को ब्याह कर लाने वाले अर्जुन ने अपने अग्रज युधिष्ठिर के इस ओछे व्यवहार का विरोध किया होता, तो आज नैतिक अवमूल्यन का इतना घिनौना रूप देखने को ना मिलता। पुरुष ने हमेशा स्त्री देह को उसके अर्थ, कर्म और श्रम से अधिक महत्व दिया है। आज की युवा पीढ़ी परिवर्तन चाहती है। शहरों में जीवन शैली एक नए रूप में सामने आ रही है, किंतु गांव कस्बों में दिल्ली अभी दूर है। पूर्व निर्धारित नैतिकता अब तक स्त्री की बुद्धि पर लगा अंकुश है, जो यह बताती है कि उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ परिवार के निमित्त है, व्यक्तिगत नहीं। मधु कांकरिया की पीड़ा इस तरह उभरती है। हम जैसी लड़कियां प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा प्रेम करना घर वालों के साथ विश्वासघात होगा, जिसका परिणाम मुझसे बड़ी बहन एवं आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। गीतांजलि श्री के शब्दों में, कौन जाने साथ की जो औरत अलग मन जीवन जीने लगती है और ताना आकर्षण खो देती है, कोई आकार जो औरत है उसके बाहर फट पड़ती है। उसे देखकर आदमी की ना पिपासा जगती है, ना वासना, ना मन में वात्सल्य उठता है, ना तन में मांसल इच्छा। महिलाओं की पीड़ा के संदर्भ में आशा रानी वोहरा लिखती हैं, स्थितियां धीरे धीरे पकती हैं, तभी उनमें विस्फोट होता है। अनामिका मानती हैं, स्त्री शोषण वहां से शुरू हुआ जहां से वैयक्तिक संपत्ति का प्रावधान हुआ। नारी चिंतन में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि स्त्री को पुरुषों द्वारा जानबूझकर शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता का बार बार एहसास कराया गया। प्रभा खेतान लिखती हैं, अधिकतर पुरुष उदारता का मुखौटा भले ही लगा लें, किंतु वे पुरुष पहले हैं, मानवतावादी बाद में। पुरुष विचारकों ने अपनी समझ के अनुरूप अपनी स्वच्छंदता पर आवरण डालने के लिए स्त्री विमर्श का देहीकरण कर दिया, किंतु समसामयिक लेखिकाएं पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और सजग हैं। उनके विचार अपने तर्क के साथ प्रस्तुत हैं। आज नारियों की दशा और दिशा दोनों लिहाज से यह एक क्रांतिकारी कदम है। तस्लीमा नसरीन मानती हैं कि परंपरा के चलते समाज में यहाँ कहीं छोटी बड़ी विषमता या अन्याय व्याप्त है। इसका विरोध करते जाना अनिवार्य है, और इस विरोध का दायित्व सबका है, गारमेंट बनाने वाले श्रमिक से लेकर प्रधानमंत्री तक का। लेखिकाएं यह चाहती हैं कि ये विचार प्रतिध्वनित होते रहें कि जब तक जब तक कि सदियों की परंपराओं का आच्छादन झिरझिरा ना हो जाए। कितना चाहती हूँ हम
हमारा समय, हमारी पीढ़ी, सब कुछ गलत सिद्ध हो जाए। तुम लोगों में से कोई उठे और सड़ी गली केचुल को उतार फेंके। समकालीन लेखिकाओं ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय कर लिया है जिसमें स्त्री वर्ग को कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। समसामयिक हिंदी साहित्य में नारी चिंतन रचना द्वारा उभर कर सामने आना आज के समाज की जरूरत है, आज के समय की जरूरत है, ताकि आधुनिकता और उदार सोच के तमाम दावों के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति या उत्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके और पुनः एक सकारात्मक जीवन शैली आविर्भूत हो सके। धन्यवाद मित्रों।